Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent and merciful, whose help we solicit. My name is Sayyid Muhammad Ali Shah. इस सेशन में जो हम आज बयान करने जा रहे हैं उसमें हम फुली डिस्कस करेंगे जीवन साथी प्लान। जीवन साथी प्लान जो है वो एक जबरदस्त किस्म का प्लान है और हस्बैंड एंड वाइफ ले सकते हैं क्योंकि उनका ये एक नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम देखेंगे कि लड़की का शनाख्ती कार्ड लड़के के नाम पर बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना हुआ तो फिर हम उनका निकाहनामा देखेंगे जो रजिस्टर्ड हो, उस पर हम ये पॉलिसी इशू करेंगे। ये दो बहनें भी ले सकती हैं, दो भाई भी ले सकते हैं, बाप और बेटा भी ले सकता है, दो दोस्त भी ले सकते हैं, लेकिन उनको पार्टनरशिप डील दिखाना पड़ेगी। जब तक वो पार्टनरशिप डील जो रजिस्टर्ड हो वो न दिखाएंगे हम पॉलिसी इशू नहीं करेंगे। लेकिन हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है एक नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है, हम शनाख्ती कार्ड पर या निकाहनामे पर इशू करते हैं। दो अलग से प्रपोजल फॉर्म भरे जाएंगे। हस्बैंड का प्रपोजल फॉर्म अलग और वाइफ का प्रपोजल फॉर्म अलग भरा जाएगा और हर एक में जो नॉमिनी का कॉलम है उसमें लिखा जाएगा कि ईदर ऑफ दी सर्वाइवल पार्टनर, क्योंकि हर एक दूसरे का नॉमिनी है। दोनों मिलकर एक प्रीमियम देंगे तो दोनों मिलकर एक मैच्योरिटी लेंगे। जब ये दोनों आए थे, दोनों ने एक साथ साइन किया था, तो जब मैच्योरिटी वो लेंगे तो उनका जो चेक बनेगा मैच्योरिटी का, उन पर उनका दोनों का नाम होगा कि वो चेक जो मैच्योरिटी का होगा वो जॉइंट अकाउंट में जमा होगा। वो जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे बैंक में और फिर जो है वो चेक उधर जमा होगा। ये एंडोमेंट की एक किस्म है, इस वजह से एंडोमेंट के ही बोनसेस इस पर लागू होते हैं। जीवन साथी प्लान में अगर खुदा न खास्ता एक की डेथ हो जाती है तो वो चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, जो सर्वाइवल पार्टनर है उसको सम एश्योर्ड दिया जाए और प्रीमियम माफ हो जाएंगे। पॉलिसी चलती रहेगी। पॉलिसी कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट में शेयर करती रहेगी और फिर जब टर्म कंप्लीट होगा तो सर्वाइवल पार्टनर को हम पूरे वक्त के बोनसेस और अगेन सम एश्योर्ड देंगे। एक की डेथ पर जो सर्वाइवल पार्टनर को उसी टाइम पर सम एश्योर्ड देंगे और प्रीमियम माफ हो जाएगा। पॉलिसी चलती रहेगी और जब टर्म कंप्लीट होगा तो फिर हम दोबारा सम एश्योर्ड और पूरे वक्त के बोनसेस देंगे। और एक की डेथ पर दूसरे को हम सम एश्योर्ड दे देंगे और दूसरा कुछ साल जिंदा रहता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उनके वर्सा को सम एश्योर्ड और जब तक दूसरा पार्टनर ने सरवाइव किया उस वक्त तक के बोनसेस उनको दिए जाएंगे उनके नॉमिनी से। अब
एक की डेथ पर जो दूसरा है, तो वो चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, चाहे दोनों कमाने वाले है, लेकिन हम उनका प्रीमियम माफ कर। अगर वाइफ की डेथ हो जाती है, हस्बैंड कमाने वाला है, उसके बावजूद भी हस्बैंड का प्रीमियम जो है माफ कर देंगे। और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ अर्निंग पर्सन है, उसके बावजूद भी हम उसका प्रीमियम जो है माफ कर देंगे और पॉलिसी चलती है। अगर दोनों जिंदा रहते हैं तो दोनों को एक मैच्योरिटी दी जाए। इसमें हम जो है इक्विवेलेंट एज निकालते हैं। इक्विवेलेंट एज का मतलब है दोनों की उम्रों को मिलाकर एक उम्र बनाई जाए, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट एज। वो इक्विवेलेंट एज सिर्फ जीवन साथी के रेट कैलकुलेट करने में काम आएगी। लेकिन अगर वो राइडर लेते हैं, तो हस्बैंड राइडर लेता है, तो हस्बैंड को हस्बैंड की एज पर FIV, ATV, TIR उसकी एज पर दिया जाएगा, जो उसकी ओरिजिनल एज है। और अगर वाइफ राइडर लेना चाहती है, तो वाइफ को भी हम राइडर देंगे, लेकिन उसको अपनी एज पर। लेकिन जो दोनों की एज को मिलाकर एक एज बनाई, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट एज, वो सिर्फ जीवन साथी में काम आएगी। हमने कहा कि ये एक इंडोमेंट का किस्म है, जिसको इंडोमेंट के फीचर्स में तब्दीली की और हमने जीवन साथी प्लान बनाया। इस वजह से इसके बोनसेस 40 रुपीज पर 1000 है पहले 5 सालों के लिए, और 6 से 16वें साल तक के लिए 84 रुपए पर 1000 है, और 17 और आगे सालों के लिए 130 रुपए पर 1000। इसमें कम से कम दोनों की एज 20 साल होनी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, और उनकी इंडिविजुअल एज मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। 65 साल से न हस्बैंड ज्यादा हो उसकी उम्र, न उसकी वाइफ की उम्र 65 साल से ज्यादा हो, लेकिन दोनों की उम्रें जब मिलाएं तो उनकी इक्विवेलेंट एज मैक्सिमम 50 साल से 50 साल होनी चाहिए, 50 साल से ज्यादा ना होनी चाहिए। 50 तक हो, लेकिन 50 से ज्यादा ना होना चाहिए। इसके जो टर्म है वो 10 साल है, 15 है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है और 35 साल है। इसमें जो मोड ऑफ प्रीमियम है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली है। राइडर जो है FIV, AIV, ATV, TIR हम लगा सकते हैं। इसमें अगर कोई बंदा अपनी बीवी को डिवोर्स कर देता है और वो आकर इसके लाइफ को बताएगा कि मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दिया है, हु इज फाइनेंसिंग द पॉलिसी? हस्बैंड कहता है कि आई एम फाइनेंसिंग द पॉलिसी। एक अलग से फॉर्म भरा जाता है जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि फाइनेंस करने वाला कौन है, तो वो मालिक जो है वो हस्बैंड है। तो वाइफ को उसने डिवोर्स दे दी, तो अब सिर्फ एक का रिस्क कवरेज चलेगा, वो सिर्फ हस्बैंड का होगा। और अगर दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो कहते हैं कि अब हम इस पॉलिसी को बंद करेंगे, तो स्टेट लाइफ कहेगी कि ये रिस्क अब हमारे लिए बेहतर नहीं रहा, उस पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे। लेकिन सरेंडर का जो चेक होगा वो दोनों के नाम पर होगा। हम कहेंगे आप जब आए थे तो दोनों साथ आए थे, अब आप झगड़ो या कुछ भी करो, ये चेक जो होगा
वो ज्वाइंट अकाउंट में ही जा सके। इसी तरह से अगर शोहर गुम हो जाता है तो इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तहत उस बीवी को 7 साल तक इंतजार करना है। तो हमारी कोर्स भी इसी बुनियाद पर शरीयत के मुताबिक काम करती हैं। तो FIR कटने के बाद 7 साल तक उस बीवी को इंतजार करना है, वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। इसी तरह से जब तक डिक्लेयर कोर्ट न कर दे डेथ, तब तक हम कोई भी कार्रवाई फर्दर नहीं कर सकते। और अगर इस दौरान उन्होंने प्रीमियम न दिया तो पॉलिसी वो बंद हो सकती है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जब जीवन साथी पॉलिसी दी जाती है तो दोनों की उम्रों को हम मिलाएंगे तो सपोज करो हस्बैंड की एज 30 साल है, वाइफ की एज 2 साल है, दोनों का डिफरेंस निकालो तो 10 साल बनता है। तो हम देखेंगे यूनिफॉर्म सीनियरिटी टेबल। यूनिफॉर्म सीनियरिटी टेबल में हम देखेंगे कि अगर दोनों का फर्क 10 से 13 साल है तो 4 साल डिडक्ट किए जाएंगे बड़े की एज में से। वो बड़ा जो है वो है 30 साल वाला, तो 30 माइनस 4 तो 26 निकली इक्विवेलेंट एज। फॉर एग्जाम्पल एक की उम्र है 31 साल, दूसरे की उम्र है 30 साल, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा 1 साल। तो हम यूनिफॉर्म सीनियरिटी टेबल में देखेंगे तो 0 से 1 साल तो कुछ भी हम डिडक्ट नहीं करेंगे फ्रॉम द ओल्डर लाइफ। तो फिर 30 पर उम्र निकालें या 31 पर, तो जो बड़ी एज होगी 31 साल उस पर ही हम रेट निकालें। ये हुआ यूनिफॉर्म सीनियरिटी टेबल। इसमें मजीद एक और चीज बयान करनी है कि वो वाइफ कौन सी कैटेगरी की फीमेल है, ए कैटेगरी, बी, सी या डी कैटेगरी। ए कैटेगरी वो फीमेल हैं जो गवर्नमेंट जॉब करती हैं, उनकी जॉब पक्की है, उनकी आमदन इनकम जो है इंडिपेंडेंट सेल्फ अर्न्ड इनकम है, वो ट्रीट इट पार विथ मेल, उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे मेल। तो हम उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, न सम एश्योर्ड पर न राइडर पर, क्योंकि दोनों जज हैं, दोनों डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है एक जज है, हस्बैंड डॉक्टर है तो वाइफ जज है। इसी तरह से दोनों जॉब वाले हैं, दोनों की जो है इंडिपेंडेंट सेल्फ अर्न्ड इनकम है, तो उनके उस फीमेल के ऊपर किसी किस्म की कोई भी सम एश्योर्ड पर पाबंदी नहीं होती और उनको ट्रीट एट पार विथ मेल। तो उनको जो सम एट रिस्क है उसको जो मेल का है कि 40 लाख तक नॉन मेडिकल लिमिट है, तो वो उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे मेल, तो फीमेल को भी 40 लाख नॉन मेडिकल लिमिट हो। दूसरी कैटेगरी है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में वो फीमेल जो किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हो, इंडिपेंडेंट अर्न इनकम तो है और उसके शेयर्स हैं, वो स्लीपिंग पार्टनर है, उसकी जमीनें हैं और वो उसकी जायदाद है, वो जायदाद उसके नाम पर है और वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती है, तो उसको भी किसी किस्म का सम एश्योर्ड पर पाबंदी नहीं, न ही उसको राइडर्स लेने पर कोई पाबंदी है। वो जो राइडर लेना चाहे वो ले सकती है और जो जितना सम एट रिस्क सम एश्योर्ड का वो जितना लेना चाहे ले सकती है। लेकिन ए और बी में डिफरेंस ये है कि उसका जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है वो ट्रीटेड एट पार विथ मेल अप टू 10 lakhs सम एट रिस्क, 10 लाख तक ट्रीट एट पार विथ मेल
और 10 लाख से ऊपर जाएगा उसका समेट रिस्क, तो फिर उसको फुल मेडिकल रिपोर्ट और जितनी भी अदर टेस्ट होंगी वो अब शैल अप्लाई, उसके ऊपर अप्लाई। लेकिन ए और बी कैटेगरी दोनों पर न तो सम एश्योर्ड का पाबंदी, ना ही राइडर्स लेने पर पाबंदी। वो जितना सम एश्योर्ड लेना चाहे इनकम के मुताबिक उतना ले सकते हैं, और वो जो भी राइडर लेना चाहें तो वो राइडर ले सकते हैं। सी कैटेगरी वो औरत है कि जो घर में बैठ के काम करती है, वो मिल्क सेलिंग करती है, एम्ब्रॉयडरी बनाती है, वो टेलरिंग करती है, वो हैंडीक्राफ्ट बनाती है, वो बर्ड्स ब्रीडिंग करती है, वो ट्यूटरिंग करती है, लेकिन उसको इनकम मौजूद है, तो ऐसी औरत को हम जो है सम एट रिस्क विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10 lakhs, 10 लाख तक। लेकिन उसको किसी किस्म का कोई भी राइडर हम नहीं देंगे, विदाउट एनी राइडर हम उसको देंगे। और वो इंडिविजुअल भी पॉलिसी लेना चाहती है तो हम राइडर नहीं देंगे, और वो 10 लाख तक अगर उसकी इनकम के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक की पॉलिसी इशू कर सकते हैं। लेकिन उसको अपनी जो है कोई काम करती है जिसमें से उसको इनकम आती है। अब अगर जीवन साथी पॉलिसी में एक औरत जो है वो मैट्रिक है, मैट्रिकुलेशन है, तो फिर हम वो हाउसवाइफ है, वो कमाती नहीं है, लेकिन अपने शोहर के साथ मिलकर पॉलिसी ले सकती है। जितना वो शोहर जज है या डॉक्टर है या कोई भी उसकी अर्निंग है, तो फिर वो जो है वो जितना सम एश्योर्ड उसके शोहर का होगा उतना ही सम एश्योर्ड उसकी वाइफ को होगा, लेकिन वाइफ को हम किसी किस्म का राइडर नहीं देंगे। लेकिन अगर वो औरत हाउसवाइफ जो एक जज की बीवी है लेकिन वो अंडर मैट्रिक है या इलिटरेट है, तो फिर हम उस जज को भी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप 10 लाख से ज्यादा की पॉलिसी सम एश्योर्ड की नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो हाउसवाइफ है और उसकी तालीम जो है अंडर मैट्रिक है और वो या इलिटरेट है, तो उसके शोहर को हम जीवन साथी पॉलिसी 10 लाख से ज्यादा की नहीं दे सकते। उसकी वजह उसकी बीवी है, क्योंकि वो अंडर मैट्रिक है। कोई और पॉलिसी ले ले तो वो ले, लेकिन जीवन साथी पॉलिसी क्योंकि उसकी बीवी अंडर मैट्रिक होने की वजह से 10 लाख से ज्यादा की नहीं ले सकता। अगर किसी की कोई भी इनकम नहीं है लेकिन उसको एक औरत को जेब खर्च मिलती है और लेकिन उसमें से पॉलिसी लेना चाहती है, तो हम उसको वो पॉलिसी नहीं देंगे क्योंकि उसकी अपनी इनकम नहीं है। इस वजह से वो डी कैटेगरी में आएगी। और वो फीमेल्स हु डू नॉट फॉल अंडर एनी कैटेगरीज A to C are not insurable and their proposal should be declined। हमने जीवन साथी को बयान किया और उसको अच्छी तरह से समझाया और इंश्योरेंस ऑफ फीमेल लाइफ को भी बयान किया, और हम कोशिश करेंगे कि आगे और प्रोवाइडर्स को भी बयान करें। यहाँ तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।